न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने से पहले मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो पूरी तरह से मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए मोमेंटम को समझते हैं। मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका जो वेलोसिटी है उसको, उसके प्रोडक्ट को, यानी कि उसको इंटू करने पे, दोनों को इंटू करने पे जो आंसर आता है उसको मोमेंटम कहते हैं। इफ़ स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ अ बॉडी, यानी कि अगर किसी बॉडी का मास स्मॉल एम है एंड वी द वेलोसिटी, और स्मॉल वी जो वेलोसिटी है, देन मोमेंटम p इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन, यानी कि जो हम लोग मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, यानी कि मोमेंटम को हम लोग p लिखते हैं, स्मॉल p, तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, p इज़ इक्वल्स टू एम वी, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड आता है मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? जैसे कि देख रहे हैं कि मोमेंटम को हम लोग मास इनटू वेलोसिटी बोल रहे हैं, और हम लोग जानते हैं वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मास के साथ इनटू कर रहे हैं तब तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही ना देगा, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मोमेंटम का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है और सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर। तो टाइम रेट एट विच द मोमेंटम चेंजेस इज़ नोन एज फोर्स, यानी कि जिस टाइम रेट, अब जिस जगह पे रेट वर्ड सुनाई दे इसका मतलब हो गया पर सेकंड, तो जिस टाइम रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी को फोर्स कहेंगे। सेकंड पॉइंट आता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied unbalanced force and takes place in the same direction in which the forces acts, यानी कि जो रेट वर्ड का मतलब पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और जिस ओर हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी की ओर, उसी डायरेक्शन में ना मूव करेगा। जैसे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये पीछे की डायरेक्शन में आएगा, ये मूव तो आगे की ही डायरेक्शन में करेगा ना, तो यही इसमें कहा गया। ठीक है, अगला है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मैथमेटिकली हम लोग कैसे इसको बताएंगे न्यूटन के सेकंड लॉ को। तो मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास हम लोग स्मॉल m ले लिए, और कभी भी मास चेंज नहीं होता, तो इस ऑब्जेक्ट का मास अभी भी स्मॉल m ही रहेगा। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u ले लिए हैं, और जो इसका फाइनल वेलोसिटी है उसको v ले लिए हैं, और इस पर F फोर्स लगाया जा रहा है। टाइम लगा, इसको t टाइम लगा, टाइम को हम लोग t मान रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को A से B तक जाने में t टाइम लगा, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी को v मान लिए, F फोर्स लगाया जा रहा है, इसका मास को स्मॉल m मान लिए। उसके बाद क्या है, इनिशियल मोमेंटम। अभी हम लोगों ने समझा था मोमेंटम को कैसे फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनिशियल यानी कि पहले इसका मोमेंटम क्या था, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू मास हम लोगों ने स्मॉल m लिया है और इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने u लिया है, इसीलिए मास को m लिखे और इनिशियल वेलोसिटी को u लिखे। m इंटू यू इक्वल टू एम यू, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया एम यू। उसी तरह फाइनल मोमेंटम फाइंड किए, फाइनल मोमेंटम आया एम भी। उसके बाद क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये हम लोग कैसे फाइंड किए, तो फिर
एम वी माइनस एम यू, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। एम वी माइनस एम यू हो गया चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने का। और जब इसको हम लोगों ने टी टाइम से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसका रेट निकल गया 1 सेकेंड का निकल गया। तो एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू, अब एम हम लोगों ने कॉमन ले लिया, एम वी माइनस एम यू, इसमें तो एम कॉमन जाएगा, तो एम हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया वी माइनस यू बाई टी। तो अब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एसेलरेशन होता है। तो v माइनस यू बाई टी की जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं, इसीलिए मास इनटू एसेलरेशन ma ये फाइंड हो गया। अब उसके बाद क्या है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, ma मास इनटू एसेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको बताया था रेट वर्ड जहाँ सुनाई दे, रेट वर्ड जहाँ सुनाई दे इसका मतलब होता है पर सेकेंड, और यहाँ चेंज, यहाँ लिखा हुआ चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड इसका कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं फोर्स को, यानी कि फोर्स जो है वो एम ए के इक्वल हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन। अब यही फाइंड करने का सेकंड मेथड होता है। सेकंड मेथड क्या है, इनिशियल मोमेंटम हम लोगों ने फाइंड किया एम यू, फाइनल मोमेंटम हम लोगों ने फाइंड किया एम वी, टाइम टी दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू, यानी कि चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी। 1 बाई टी, टी का मतलब हो गया टाइम, 1 बाई टी। एम वी माइनस एम यू को हम लोगों ने ले लिया इक्वेशन 1, और 1 बाई टी को हम लोगों ने ले लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लेकर के फोर्स प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एम वी माइनस एम यू बाई टी। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, फोर्स प्रोपोर्शनल का साइन एम, और एम को कॉमन ले लिया v माइनस यू बाई टी। अब v माइनस यू बाई टी होता है एसेलरेशन, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, v माइनस यू बाई टी की जगह a लिख दिया, तो एम ए हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, इसको हम लोगों को हटाना है, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने k कांस्टेंट ले लिया, ये इक्वल टू का साइन आ गया। अब क्या आ गया, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू के एम ए। अब k का इसमें वैल्यू निकालना है, तो अगर हम लोग फोर्स का वैल्यू, फोर्स 1 न्यूटन लिख दें तो मास 1 और एसेलरेशन 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर एसेलरेशन बढ़ जाएगा तब तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। अगर फोर्स 1 न्यूटन है, यानी कि मास और एसेलरेशन दोनों 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों को k का वैल्यू मिल गया, 1 मिल गया। इसलिए फोर्स इक्वल टू के एम ए में फोर्स इक्वल टू k का वैल्यू अब हम लोग का 1 निकल गया, तो यहाँ k का वैल्यू को हम लोग 1 पुट कर दिए, तो क्या आया, फोर्स इक्वल टू 1 इंटू मास इंटू एसेलरेशन। तो 1 को किसी भी चीज़ से इंटू करते हैं तो उतना ही आता है, इसलिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, ये प्रूफ हो गया। आगे आता है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जो सेकेंड लॉ है मोशन का, जो सेकेंड लॉ है उससे हम लोग फर्स्ट लॉ को कैसे पा सकते हैं। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है मोशन के ऊपर, वो है फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। तो अगर हम लोग फोर्स को ज़ीरो कर दे, यानी कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही ना लगाएं, तो उसका एसेलरेशन भी तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यानी कि उसका एसेलरेशन ज़ीरो हो गया, ना उसका स्पीड इंक्रीज़ करेगा ना डिक्रीज़ करेगा। दिस मीन्स इफ़ नो फोर्स इज अप्लाई on a body, then the acceleration becomes 0. So the body at rest remain at rest, and the body is in motion will be continue
इन इट्स यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो उसका स्पीड ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हुआ अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमेशा के लिए वो रेस्ट पर ही रह जाएगा, और वो अगर मोशन पे है तो सेम स्पीड में वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और ये किसका डेफिनेशन है? इनर्शिया का। और इनर्शिया क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हो गया ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगला टॉपिक है डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, तो अ फोर्स when products an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is called 1 Newton। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उसका मास 1 kg है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो 1 न्यूटन होगा। इसलिए 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं, तो डिफाइन हो गया 1 न्यूटन। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफाइन 1 किलोग्राम फोर्स। इसको किलोग्राम फोर्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में kgf लिखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है अ फोर्स व्हेन produces an acceleration of gravity in a body of mass 1 kg is called the kgf। यानी कि ऐसा फोर्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होता है किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 1 kg है, उसको kgf बोलेंगे, किलोग्राम फोर्स बोलेंगे। इसलिए 1 kgf इक्वल टू 1 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 1 kg इंटू 9.8। ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 k, इसलिए 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स क्या होता है? द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट produces a significant change in its momentum is called impulse of force। यानी कि जो फोर्स एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है उसे ही इम्पल्स ऑफ फोर्स कहते हैं। और इम्पल्स ऑफ फोर्स में मोमेंटम भी चेंज होता है, बहुत कम चेंज होता है। जिस फोर्स को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम लगा उसे ही इम्पल्स ऑफ फोर्स कहेंगे। जैसे कि एक बॉल है जो क्रिकेटर के बॉल में, मतलब बॉल ऊपर किसी ने उछाला, जब कैच उसको लेते हैं तो पहले तो वो बॉल मोशन में है, लेकिन जैसे ही कैच लेते हैं वो तुरंत ही क्या हो जाता है? रेस्ट पे आ जाता है, एकदम तुरंत। उसी को इम्पल्स बोलेंगे, मतलब एकदम झटके से जो काम हो गया। ठीक है, इम्पल्स यानी कि स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम। ठीक है, उसके बाद एक नोट करने वाली बात है SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? फोर्स का SI यूनिट होता है 1 न्यूटन इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग एन भी लिखते हैं, न्यूटन भी लिखते हैं। अब फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है? 1 डायन इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायन क्या होता है? डायन का वैल्यू क्या होता है? तो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है।
ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बात करेंगे। और थर्ड लॉ जो है वो बहुत लंबा टॉपिक है, और थर्ड लॉ के बाद हम लोग फिर कुछ थ्योरीज न्यूमेरिकल के भी प्रैक्टिस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।